आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात को अपने खेत की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मणी उसे जाने तक को रोक रही थी। अगर आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइएगा। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? सुन नहीं रहे हो? कुत्तों की रोने की आवाज़ लगातार आ रही है। सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मणी, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो रात में अक्सर रोते ही हैं। कहते हैं जब रात को कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन ज़रूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। उनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी ना रुक्मणी, हद करती हो। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। आप मेरा कहना मानिए, आज मत जाइए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मणी। मैं अकेले नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेत की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड बहुत तेज थी। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उन मनहूस खंडहर से ज्यादा दूर पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली आवाज़ सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर सा फैल गया। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था और बोला, हाँ, मैंने वो चीख स्पष्ट सुनी जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। भीमा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने को तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख। अगर सच में अपने वहाँ पर खतरे में हो तो हम उसकी सहायता न करें, उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते भागते हुए कुछ ही समय में उस जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इतने ही देर में उन दोनों के कानों में उसी औरत की चीख सुनाई। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही देर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागता आया सीधे भीमा से आकर टकरा गया और भीमा धड़ाम से गिर गया। भीमा से टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचाओ, बचा लो मुझे। इतना कह वो भीमा के बाहों में ही होश और आवाज़ खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर खुद को खो बैठा और राजन की देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेके आ, क्योंकि इसे होश में लाना ज़रूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे इस औरत के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहाँ से चला गया। वहाँ थोड़ी ही दूर पर वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था जिसके पास से एक मनहूस कुछ भी। राजन उस कुएं के पास
जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और देखते देखते वो खंडहर रोशनी में जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ भागने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नज़दीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी और भीमा की मृत लथपथ लाश जमीन पर पड़ी थी। देखते देखते वो भयानक दिखने वाली चुड़ैल ने भीमा के मृत शरीर को खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे भयानक थे। अचानक उस काली चमड़ी वाली राजन के सीने पर बैठ गई। राजन को दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। दूसरे दिन भीमा और राजन की लापता होने की खबर जंगल में फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब सब बहुत हो गया। अब जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब इस गांव में कोई शगुन होता है। यहाँ गांव में गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे गांव में नौजवान उस खंडहर से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे किसी की चिंता नहीं। उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश की। जब भी उस खंडहर तोड़ा गया, दूसरे दिन वह खंडहर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब वो यही है कि हम सब को इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस रात से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस बार मैं बहुत बड़े तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं कि वो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में वो आ जा सकते हैं। तभी गांव वाले के कानों में अघोरी की आवाज़ टकराई। अलख निरंजन अघोरी मुखिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी बात बताई। रात हो गई, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जितना पेट्रोल है उसे लेकर सारे गांव वालों मेरे साथ उस खंडहर में चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर में आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंख बंद करते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगी। कुछ देर बाद अघोरा ने अपनी आंख खोलकर कहा, अलख निरंजन, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा? हाँ मुखिया, मैंने सब देखा। मैं भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, उसका नाम कालू है। कई सालों से यहाँ से नौजवानों को मारकर उनकी हड्डियाँ तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेज के ज़माने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के नाम से मशहूर था। उस ज़माने में एक औरत इस खंडहर में घूमती थी जिसका नाम कालू था। कालू एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी, जिसके न जाने कितने अंग्रेज़ों के साथ शारीरिक संबंध थे। कालू काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरत और मर्दों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की खबर क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालू को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, लेकिन कालू अपनी जान का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालू एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरी बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल बाहर आई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालू के पास चला गया और अचानक अघोरा ने कालू को पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालू का गला
खड़ा हुआ जोर से चीखने लगी। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते कालू जलने लगी और भयानक तरीके से चीख निकली। अचानक कालू धुएं में परिवर्तित होकर जमीन में समा गई और वो खंडहर अपने आप टूट कर गिर